सभी राष्ट्र निर्माताओं को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। हम सभी आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह आपकी परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, सीधे तौर पर भी और सिचुएशनल कहें तो कथन के रूप में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जी हाँ, हम पढ़ने वाले हैं आज शिक्षण अभिक्षमता के बारे में। शिक्षण अभिक्षमता को पढ़ते समय हम सभी इस बात का ध्यान रखेंगे कि लगभग दोनों भाषाओं का मैं प्रयोग करूंगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में मैं आपको कंटेंट अवेलेबल कराने का प्रयास करूंगा। आज के लेक्चर में हम सभी पढ़ेंगे शिक्षण का अर्थ क्या है। जो हम सामान्यतः विद्यालय में एक शिक्षक आता है, 45 मिनट की 1 घंटे की जो क्लास है, वह क्लास ही टीचिंग है क्या? एक विषय पर शिक्षक बोलकर चला जाता है, 15 दिन बाद टेस्ट ले लेता है या महीने में एक बार टेस्ट ले लेता है, कॉपियाँ चेक कर देता है, अपना काम पूरा हो जाता है। क्या इतना भर ही शिक्षण है क्या? तो इस बात को समझने के लिए हम शिक्षण का अर्थ समझेंगे। हम शिक्षण की विभिन्न विचारधाराएं समझेंगे। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद की चर्चा होगी। आगे बढ़ते हुए एक शिक्षक जब पढ़ाए और उसके पढ़ाने में किन किन बातों का समावेश होना चाहिए, यानी शिक्षण की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तत्पश्चात आप प्राथमिक स्तर के शिक्षक हैं, आप पूर्व प्राथमिक, आप माध्यमिक स्तर के शिक्षक हैं, आप उच्च शिक्षा के शिक्षक हैं, किसी भी स्तर के आप शिक्षक हैं और उस क्लासरूम को ध्यान में रखते हुए आप बच्चों को जो कंटेंट अवेलेबल कराएंगे उस लेवल की भी बात होगी। यानी हम शिक्षण के स्तर की भी चर्चा आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और शिक्षक छात्र को पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, इस बातों को ध्यान में रखते हुए जो वेरिएबल्स इस पूरी प्रोसेस में हैं, यानी शिक्षण के चरों की भी चर्चा करेंगे। और ये सारी बातें परीक्षा में पूछी भी गई हैं और एक शिक्षक होने के नाते आप सभी को पता भी होना चाहिए। अगले लेक्चर वीडियो में हम अगले बात को कवर करेंगे। चलिए, तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। शिक्षा शास्त्र विषय से यदि आपका संबंध है और शिक्षक अगर आप हैं और अपने ज्ञान का अद्यतन बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आपके इस चैनल पर कुछ उपयोगी जानकारी प्राप्त हो सकती है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं शिक्षण अभिक्षमता के बारे में, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। तो पुनः स्वागत करूंगा आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। हम सभी जानते हैं कि सामान्य अर्थ में समझते हैं कि शिक्षण क्या है। विद्यालय में शिक्षक आया और पढ़ाकर चला गया, यानी सामान्यतः जो अर्थ हमने समझा, शिक्षण जो है, टीचिंग जो है, वो एजुकेशन प्रोवाइड करने की प्रक्रिया है। शिक्षा प्रदान करना है, यानी टीचिंग एजुकेशन अवेलेबल कराना है। अगर हम अर्थ को थोड़ा सा और व्यापक रूप में समझने का प्रयास करें तो शिक्षा प्रदान करना यानी शिक्षा, शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बनी, यानी उसके बाद उसको कहा गया यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। इंग्लिश इसका जो अर्थ है वह कहता है कि अंतर्निहित योग्यता का प्रदर्शन कराने का जो अवसर प्राप्त हो। यानी यहाँ पर जो टीचिंग है सिर्फ एक कंटेंट पर लेक्चर अवेलेबल कर देने भर से पूर्ण नहीं हो जाएगी। तब तक शिक्षण पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक विद्यालय में जो बात बालक ने सीखी है उस सीखने के साथ वह अपने कार्य व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला रहा है, तब तक उस शिक्षण को पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसीलिए हम शिक्षण, अधिगम, अनुदेशन ऐसे शब्दों का प्रयोग सामान्यतः इस प्रक्रिया के लिए करते हैं, परंतु पर्याप्त सब में थोड़ा थोड़ा अंतर भी है। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हैं। तो क्या जो शिक्षक क्लासरूम में आकर पढ़ाता है, किसी कंटेंट पर भाषण देता है, तो क्या वो टीचिंग नहीं है क्या? नहीं, वह भी है, वह उसका एक भाग है, परंतु संपूर्ण उद्देश्य क्या है इस बात की भी चर्चा आगे करेंगे। थोड़ा सा समझते हुए चले तो हम बात को समझें और इसकी व्यापकता को जरा समझने का प्रयास करेंगे। टीचिंग आखिर है क्या, शिक्षण आखिर है क्या? तो इसे परम आवश्यक, परम पवित्र और परहिताय, कहे दूसरों का हित करने का ऐसा सर्वश्रेष्ठ कार्य माना जाता है। बिल्कुल इस यहाँ पर मैं एक बात और कोट करना चाहूँगा कि कोठारी आयोग 1964-66 जिसने अपने प्रतिवेदन शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति में एक बात लिखी और कहा
कि द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज शेपिंग इन इट्स क्लासरूम, भारत के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। यानी आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक के रूप में आप उन बालकों के सामने हैं जो बालक आगे आने वाले समय में विकास यानी राष्ट्रीय विकास की आधारशिला स्थापित करेंगे। तो कितना गंभीर कार्य आप कर रहे हैं, और उस गंभीर कार्य को करते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि क्योंकि जब आप एक क्लासरूम में पहुंच रहे हैं तो कई छात्रों का एक विश्वास आप पर है, और जो शब्दावलियाँ आप प्रयोग करने जा रहे हैं हो सकता वह शब्द बालक प्रथम बार सुन रहा हो, और प्रथम बार सुनने के बाद वह अपना कॉन्सेप्ट बना ले रहा हो। एक खाली गिलास में अगर आप पानी भर दीजिए और उस पानी को फिर से निकाल दीजिए, मान लीजिए गंदा पानी भर गया, फिर निकाल दीजिए आप, लेकिन उसकी तलहटी गीली जरूर रहेगी। इसलिए बालकों को, और सबसे आवश्यक है कि जो प्राथमिक स्तर के बालक हैं उनको पढ़ाते समय आपको बहुत तैयारी करने की आवश्यकता है, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। एक जगह पर छोटा सा उदाहरण मैं बताना चाहूँगा। कॉन्वेंट एजुकेशन में हम लोग थोड़ा सा इंस्पेक्शन करने गए तो वहाँ पर बच्चों को जब इंग्लिश का मैंने एक पुस्तक ली और उनसे पूछना शुरू किया तो विंड को वाइंड उनकी मैम ने पढ़ा रखा था, ब्रीज को ब्रीज ही पढ़ा रखा था। तो जब मैंने वन मीनिंग पूछना शुरू किया तो उन्होंने लगभग सबका जवाब दिया, और जब मैंने विंड कहा तो वो बच्चे शांत हो गए। तो मैंने कहा विंड मैंने हवा, देखो चल रही है आसपास, ठीक है, चलिए खत्म हुई बात। फिर ब्रीज का आया तो मैंने कहा कि फ्रेश जो ताज़ी हवा सुबह सुबह आपको प्राप्त होती है। तो सारी चीज़ें समझ में आ रही, तो दो शब्द बच्चों को नहीं समझ में आ रहे, तो मैंने सोचा कि है क्या बात ये। तो मैंने कहा तुम पढ़ो ये क्या लिखा है। तो उसने कहा सर वाइंड, और जैसे ही वाइंड कहा सब ने, उस पहले बच्चे ने, जब अगली सीट पर जो बैठा बच्चा था उसने जैसे वाइंड कहा, सारे बच्चे ने जवाब दिया हवा। तो मैं समझ गया कि जो पहली बार इनको पढ़ाया गया है वो विंड का वाइंड पढ़ाया गया, इस वजह से इनका जो कन्फ्यूज़न है इसलिए बना हुआ है। इसलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि ज़रूरी नहीं कि हायर एजुकेशन में पढ़ाकर ही बड़ी तैयारी के साथ पढ़ाया जाता है, छोटे बच्चों को भी पढ़ाते समय आपको बहुत ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसीलिए इसको परम आवश्यक और परम पवित्र कार्य क्या कहा गया है, आगे समझते हैं। तो इस परम आवश्यक, परम पवित्र और श्रेष्ठतम कार्य के करते समय कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है, या कहें इसको किस प्रकार से लोगों ने परिभाषित किया। कुछ कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति खित तैसी, जिस प्रकार से जो इस प्रक्रिया को समझ पाया उस प्रकार से उसने इसका परिभाषण किया। एक सीवी गुड साहब इसके संकुचित अर्थ को बताते हुए प्रतीत होते हैं, कहते हैं टीचिंग इज द एक्ट ऑफ इंस्ट्रक्टिंग पीपल्स और स्टूडेंट इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। किसी शिक्षण संस्थान में शिक्षक छात्रों या लोगों को निर्देशात्मक जो व्यवहार करता है उसको हम शिक्षण की प्रक्रिया कह सकते हैं। तो आपका सामान्य अर्थ भी हो गया, आगे अभी बताता हूँ थोड़ा सा कंक्लूज करके। परंतु शिक्षा का उद्देश्य शिष्य के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। यहाँ शिक्षा का अर्थ आप शिक्षण से भी ले सकते हैं। तो इस जो पढ़ाने का, शिक्षण का जो उद्देश्य है वो शिष्य के ज्ञान व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाए, यानी जो भी आप पढ़ा रहे हैं बात, पढ़ने के बाद वो समझे और समझने के बाद कार्य व्यवहार में, अपने व्यवहार में परिवर्तन ला करके दूसरे तरीके से अब उसका प्रयोग करना प्रारंभ कर दे, तब माना जाएगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूर्ण हुई है। तो इस बात को परिभाषित करने के लिए लगभग दो अर्थों पर सभी तरीके से सभी लोग इसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो एक संकुचित अर्थ है और एक इसका व्यापक अर्थ है। तो संकुचित अर्थ में हम सामान्यतः कह सकते हैं कि जो सीवी गुड की डेफिनेशन है उसे भी हम सम्मिलित कर सकते हैं, और कई जगह पर ये बातें आती हैं कि संकुचित और व्यापक अर्थ कई चीज़ों के लिए प्रयोग होता है। तो होता क्या है ये संकुचित और व्यापक अर्थ, वो मैं आपको ज़रा सा बता दूं। संकुचित अर्थ वह होता है जिस, यानी शिक्षण का जो शब्द है उस शब्द का जन सामान्य जो अर्थ निकालते हैं वह उसका संकुचित अर्थ होता है, परंतु उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का विषय विशेषज्ञ उस बात का जब एक्सप्लेनेशन देता है वह जो समझता है वह उसका व्यापक अर्थ होता है। आप अगर सामान्य जनमानस जो है वो कहेगा शिक्षण क्या है, बस क्लास में बच्चों को पढ़ाना, ये उसका संकुचित अर्थ हुआ।
जब आप एक शिक्षक होने के नाते, एक शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट होने के नाते, डीएलएड, बीटीसी, बीएड करने वाले छात्रों के होने के प्रशिक्षु होने के नाते यदि आप बोलेंगे कि सिर्फ विद्यालय में पढ़ा देना ही शिक्षण है, तो वह आप में फिर जन सामान्य में ज़्यादा अंतर रहेगा नहीं। आपका जो स्टेटमेंट है वह उन जन सामान्य के स्टेटमेंट से अलग होना चाहिए, क्योंकि आप इसी की ट्रेनिंग ले रहे हो। बच्चों में किस प्रकार से व्यवहार परिवर्तन लाया जा सके। अब आपने कहा था अधिगम में, व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहा आपने, तो जो ये व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाया जाएगा, वो जो सिनेरियो क्रिएट करेंगे जिससे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो सके, वह प्रक्रिया शिक्षण है। और जिसके निर्देशन में यह कार्य होगा, जिससे बालक के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन देखने को मिले, वह शिक्षक कहलाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से व्यापक अर्थ में और संकुचित अर्थ में अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि विद्यालयों में सीखने, सिखाने, पढ़ने, पढ़ाने की प्रक्रिया सामान्यतः शिक्षक द्वारा ही संपन्न की जाती है, और इसी प्रक्रिया को हम सामान्यतः शिक्षण कह देते हैं। परंतु व्यापक अर्थ में इसको हम और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि जब तक कार्य व्यवहार के माध्यम से बालक के, जब तक शिक्षण के माध्यम से बताई गई बातों के आधार पर बालक के व्यवहार, कार्य व्यवहार में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता, तब तक शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। यह व्यापक अर्थ है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। चलिए, कोई हो सकता है एक लाइन न बनी हो, लेकिन आपको उसका परिदृश्य समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको कोई कंडीशनल क्वेश्चन दिए जाएंगे, कोई सिचुएशनल क्वेश्चन दिए जाएंगे, व्याख्यात्मक कोई क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आप परिस्थिति के आधार पर अपने आप को वहाँ रखकर एक शिक्षक और एक छात्र बनकर अगर आप उस सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका जवाब सही होगा। एक शब्द कहा गया, प्लेस योरसेल्फ इन हिज शूज, यानी अपने आप को उस परिस्थिति में आप रखेंगे और उसके बाद आप प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न के बाद अपने ऊपर अप्लाई करते हुए उसका सही जवाब दे सकेंगे। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने का मैंने प्रयास किया है। अब आगे की बात करते हैं तो शिक्षण से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं क्या हैं, उसकी चर्चा कर लेता हूं। तो व्यापक अर्थ के लिए एक लाइन और है अच्छी जो मिल गई। रायबर्न साहब ने कहा है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को इस योग्य बनाना है कि वह सफल जीवन जी सके। तो ये एक लाइन आप अच्छी है, रायबर्न महोदय की है कि शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को इस लायक आप बना दीजिए। सिर्फ बीए, बीएससी ऐसा पढ़ा करके ही कंप्लीट करा देना ये शिक्षण नहीं है। ऐसा बना दीजिए, ऐसा योग्य व्यक्ति बना दीजिए कि जहाँ भी रहेगा वो सर्वाइव कर जाएगा, तब वो अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा माना जाएगा। लोग कह भी देते हैं, कहा भैया तुम्हारा सब पढ़ा लिखा सब बेकार है क्या, ऐसी स्थिति में तुम बोल नहीं पा रहे हो, बतिया नहीं पा रहे हो, लोगों को ये ऐसी सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो आपका सब पढ़ना लिखना बेकार हो गया। लोग कहते हैं इसी तरीके से। तो लोग भी जानते हैं, और जो यानी पुराने लोग ने ये बात कही, और यानी जो पूर्व के बातें हैं वह भी इस बात को कहती हैं कि सिर्फ क्लासरूम में बक देना या भाषण दे देना उतना टीचिंग नहीं है। ऐसा छाप, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न करिए, ऐसे उदाहरण, ऐसे कहानियाँ, ऐसे व्यवहार के साथ आप बच्चे में स्थिति परिस्थिति का वातावरण लाइए, जिससे बालक के व्यवहार में अच्छा परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन देखने को मिले। अब बात हो गई कि व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया, व्यवहार स्थायी परिवर्तन अधिगम है, और ये जो कंडीशन पूरी क्रिएट की गई वो शिक्षण है, और ये जो परिस्थिति क्रिएट करने वाला व्यक्ति है वह शिक्षक है। अब शिक्षक भी कौन है? एक व्यक्ति है। शिक्षक कौन है? एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति की इच्छाएं हो सकती हैं, उसकी कुछ मान्यताएं हो सकती हैं, कुछ उसके मूल्य हो सकते हैं, कुछ उसके विश्वास हो सकते हैं, कुछ उसके व्यवहार हो सकते हैं। तो शिक्षक होने के नाते विभिन्न एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की विभिन्न विचारधाराएं, विभिन्न मान्यताएं, विभिन्न मूल्य हो सकते हैं, और लगभग शिक्षण के क्षेत्र में हमने देखा, और जो आपके लिए सिलेबस में कवर की गई बातें, उसमें 3-4 प्रकार की विचारधाराएं, मान्यताएं आपको बताई जाती हैं। कौन कौन सी? एक का नाम आदर्शवाद है, दूसरे का नाम फिलहाल तो यथार्थवाद है, लेकिन आपके सिलेबस में एक प्रकृतिवाद, आपको आदर्शवाद पढ़ना है, तत्पश्चात प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म देखना है,
उसके पश्चात प्रयोजनवाद देखना है। फिलहाल डीएलएड के सिलेबस भर का इतना ही है, लेकिन यदि आप और व्यापक रूप से शिक्षा शास्त्र के छात्र हैं तो आप आदर्शवाद भी पढ़ेंगे, आप यथार्थवाद भी पढ़ेंगे, आप प्रकृतिवाद भी पढ़ेंगे, आप प्रयोजनवाद भी पढ़ेंगे, आप अस्तित्ववाद भी देखेंगे। और लगभग इन सब बातों के साथ साथ मैंने 4 प्रकार की विचारधाराएं बताने का प्रयास किया है। एक बड़ी अच्छी पुस्तक थी, उसमें मुझे ये कंटेंट मिले जिनको मैं बताने के लिए आपको तत्पर हो रहा हूँ। तो आदर्शवाद की विचारधारा एक व्यक्ति देखने को मिलती है। कहा जाता है कि ये अत्यंत प्राचीनवादी सिद्धांत है। तो प्राचीन का मतलब पुरातन है, परंतु आउटडेटेड नहीं होना चाहिए। हमारी क्या विचारधारा बन जाती है कि प्राचीन का मतलब अरे बेकार, पुराना हो गया, हटाओ। तो आउटडेटेड ना हो, पुरातन हो। पुरातन तो बहुत सारी मान्यताओं को हम भोजन हमारा पुरातन है, हम वैसा भोजन करते चले आ रहे हैं, ठीक है। और पुनः हम जब प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं तो प्रकृति फिर अपना डंडा चलाती है और हमको फिर से उसी रास्ते पर लाने के लिए प्रयास करती है। यानी जो पूर्व की बातें कुछ लिखी पढ़ी बनाई गई वह अनुभव आधारित थी, उस आधार पर पूर्वजों ने कुछ बातें, सिद्धांत, मूल्य बताकर चले गए, तो उन बातों को मानना आदर्शवाद कहलाता है। इसको आउटडेटेड न कहें, इसको पुरातन कहें तो ज़्यादा अच्छा शब्द माना जाएगा। अब आदर्शवाद है क्या? ये आदर्शवादी नैतिक, बार बार आदर्श का मतलब क्या होता है? आदर्श एक स्थिति है, वैसा बनना, वैसा व्यवहार करना, वैसा दिखना हम सभी चाहते हैं, जिसे हम अपना आदर्श मानते हैं। तो फिलहाल आदर्शवाद का मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर सिद्धांत हैं, विचार हैं, मान्यताएं हैं। यानी और एक बात कही भी गई है कि कलयुग केवल नाम आधारा, तो कलयुग में केवल नाम का जाप करना है, ठीक है। तो नाम आधार मतलब विचार, सिद्धांत मानते हुए आपको आगे चलते रहना है, ऐसा मानता है आदर्शवाद। तो यहाँ पर मूल्य, सिद्धांत, विचारधाराएं जो पूर्व में अपने अनुभवों के आधार पर पूर्वजों ने, शिक्षाविदों ने लिखी पढ़ी बताई हैं, वो विचारधाराएं आदर्श, उसको मानना आदर्शवाद कहलाता है। फिलहाल अगर आप इसको एक कंडीशन के रूप में बताने का प्रयास करें तो जैसे आपसे कहा जाए कि आप विद्यालय समय पर आएँ और आपको कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में आप आएँ, आप फला स्थान पर आप ऐसा व्यवहार करें, ऐसी व्यवस्थाएं करें, तो आपको कहा जा सकता है कि आप आदर्शवादी विचारधारा के व्यक्ति हो सकते हैं। आगे कुछ और बातें कही गई। आदर्शवाद नैतिक मूल्य, आध्यात्मिकता, आत्मानुभूति और आत्म अनुशासन पर प्रेरणा देता है और व्यक्ति के उन्नयन पर बल देता है। सत्यम शिवम सुंदरम इसकी टैगलाइन है। कह सकते हैं कि आदर्शवाद, अध्यात्म का मतलब पूजा पाठ नहीं, सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता। अध्यात्म का मतलब करणीय और अकरणीय सिद्धांत, कार्यों में से कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, उनका अनुसरण करना, वो आपके अध्यात्म से संबंधित चीज़ें हैं। आत्मानुभूति, जब आप कुछ विचार मानता को अपने मन में धारित कर लेंगे कि ये मेरा कर्तव्य है और उस आधार पर आप कार्य करना प्रारंभ करेंगे, तो आपको उस कार्य कराने के लिए, उस व्यवस्था का पालन करने के लिए डंडे की आवश्यकता नहीं होगी। आप स्वप्रेरित होकर, स्वानुशासित होकर उस कार्य व्यवहार को करने के लिए आगे बढ़ेंगे, जिससे आपका व्यक्तित्व स्थायी होगा। ऐसी मान्यता भी हमारे शिक्षण की व्यवस्था में देखने को मिलती है, ठीक है। फिलहाल इस विचारधारा का जो की आलोचना जो है वो किस आधार पर की जाती है? वह इस आधार पर की जाती है कि अस्पष्ट शिक्षण विधियाँ, सह शिक्षा, सर्व शिक्षा की अवहेलना इसकी मुख्य कमियां हैं। सह शिक्षा यानी स्त्री पुरुष साथ में पढ़ा करना, सभी के लिए शिक्षा के अवसर। इन्होंने कहा कि निषेधात्मक शिक्षा की आगे बात आएगी, फिलहाल यहाँ पर इसका वर्णन नहीं है। सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर की अवहेलना इसकी प्रमुख कमियां रही हैं। अस्पष्ट शिक्षण विधियों को काटते हुए जो आदर्शवादी हैं वो ये कहते हैं कि यदि लक्ष्य प्रबल है तो व्यक्ति साधन का चिंता नहीं करता। अभी आपने देखा भी होगा इसको, और मतलब तुरंत के आपको मैं उदाहरण देकर बताने का प्रयास करूं तो अभी आपने देखा कि कोविड-19 के समय में जो प्रवासी हमारे मजदूर भाई हैं वो कहाँ बाहर फंसे रहे और उनको घर जाने की ललक और इच्छा और स्थिति ऐसी बनी कि उनको घर ही समझ में आ रहा था। तो उस समय वो पैदल भी चले, वो पटरी पर चले, वो गाड़ी से आए, वो भूसे की तरह भरे गए। तो तमाम स्थितियाँ परिस्थितियाँ, पैदल सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले, साइकिल चलाई, ऐसी स्थितियों के बाद भी वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने का प्रयास करते। तो आदर्शवादी ये कहते हैं कि लक्ष्य प्रबल है तो साधन की चिंता नहीं करना,
साधन कोई भी बन जाएगा इस ऐसी मान्यता के लिए। परंतु मौखिक विधियाँ, वार्तालाप, प्रश्नोत्तरी ऐसी आदर्शवादी शिक्षण विधियाँ हैं जो इस विचारधारा से संबंधित हैं। चलिए, प्रकृतिवाद को क्या बात करें। प्रकृति का मतलब ये जो विचारधारा है जो उसका मूल समझ लें, उसके बाद आगे बात करें। तो यहाँ पर प्रकृति यानी नेचर को, नेचुरलिज्म की बात है, नेचर को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक माना गया है। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध है, औपचारिक स्कूल की मान्यता को अस्वीकारता है। शिक्षण का कार्य छात्रों के विकास के लिए वातावरण तैयार करना। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि पेड़, हम प्रकृति का मतलब क्या समझ लेते हैं। प्रकृति का मतलब हम पेड़ पौधे, नदी, तालाब, यही सब समझते हैं। तो इसका मतलब ये तो है, ये भी है, परंतु यहाँ पर जिस प्रकार से, जिस परिप्रेक्ष्य में इसका प्रयोग किया गया है वह व्यक्ति का स्वभाव, उसका नेचर, हमारा कहते हैं ना हमारा नेचर ऐसा है, फला का नेचर ऐसा है। तो यहाँ पर नेचर इस परिप्रेक्ष्य में लिया गया है कि बालक का जिस प्रकार का इच्छा स्वभाव हो, उस इच्छा स्वभाव को ध्यान में रखते हुए बालक को शिक्षण अवसर, शिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था बनानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बालक का कुछ और क्षेत्र है शिक्षण का और आप उसको कुछ और पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे कहा निषेधात्मक शिक्षा की। अगर और इसको निषेधात्मक शिक्षा बताऊं उससे पहले आप इसका समझ लीजिए कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं कि पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, औपचारिक स्कूल की मान्यता को अस्वीकार्यता, ठीक है, और चौक टॉक से इतर शिक्षा की भी बात प्रकृतिवाद करता है। चौक और टॉक की जरूरत नहीं है, बच्चों को अपने मन से खेलने दो, घूमने दो, पढ़ने दो, आराम से अपने मन से पढ़ लेंगे। तो इससे अराजकता भी फैल सकती है। इसलिए इस व्यवस्था की सभी बातों को स्वीकार न करते हुए एक बात जिसको स्वीकार किया गया वह यह है कि बालक को उसके स्वभाव के अनुसार इंद्रियों के माध्यम से सीखने का प्रयास किया जाए। इसी को निषेधात्मक शिक्षा का नाम दिया गया। कहा कि इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देना है। बालक को कोई कार्य व्यवहार उसको अनुभव छू कर, दिखा कर ऐसा कराइए, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कराइए, तो उसे निषेधात्मक शिक्षा कहा गया। इसकी प्रमुख प्रतिपादक रूसो साहब को कहा जाता है। रूसो, इन्होंने एक अपनी पुस्तक एमिल एजुकेशन लिखी और उस एमिल एजुकेशन में इन्होंने इस विचारधारा का और ज़्यादा समर्थन किया है। इस बात पर अगर हम देखें तो डाल्टन द्वारा प्रतिपादित तमाम शिक्षण विधियाँ मूलतः प्रकृतिवाद पर आधारित देखी जाती हैं। तो दो प्रकार की विचारधाराएं पढ़ी। एक तो देखी कि स्थापित मूल्य सिद्धांत की बात कर रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि बालक के स्वयं स्वभाव पर ध्यान देते हुए उसको पढ़ाने के अवसर बात करनी चाहिए। तीसरे प्रकार की विचारधारा का जो नाम है उसे हमने प्रयोजनवाद कहा है। इसके प्रमुख प्रतिपादक जॉन डीवी कहे जाते हैं। प्रयोजनवाद को आप वैज्ञानिकता भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये जो बात है प्रयोजन, यानी प्रयोजन माने कोई कारण है तब कोई कार्य हो रहा है, तो उस कारण को जानना कि किस कारण से वह कार्य हो रहा है। तो इसे क्रियाशीलता या व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसमें पूर्व निश्चित आदर्श एवं मूल्यों का कोई आधार नहीं माना जाता। कोई बात पूर्व में कह दी गई है, बहुत आप चल रहे हो, ऐसा वो नहीं मानते प्रयोजनवादी। कहते हैं कैसे सीखना है, तो कहते हैं कि अनुभव परिणाम को ही हम मूल्यों की कसौटी व ज्ञान का आधार मानेंगे। कि जो बात आपने कह दी कि फला काम करना चाहिए, यदि हमें अनुभव करने पर ऐसी बातें नहीं समझ में आ रही तो उसको हम नहीं मानेंगे। हाँ, मानेंगे कि भूखे भजन न होए गोपाला, ये तो अनुभव आधार पर सिद्ध है। और ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, एक किस बात पर या किस विचारधारा पर आपको लग सकती है आदर्शवादी है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये व्यवहार के आधार पर भी यूजीसी एनटीए नेट की परीक्षा में पूछा भी गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे आपकी भी परीक्षा में आ सकता है, अन्य लोगों की परीक्षा में भी आ सकता है। तो सरल उदाहरण के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूँ कि भूखे भजन न हो गोपाला, लो अपन कंठी लो अपन माला। तो ऐसा भी व्यवहार के आधार पर सही है कि भूखे होने पर भगवान कम याद आते हैं, भूख पहले आवश्यकता की व्यवस्था करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये उस बात को मान लेंगे कि हाँ ठीक है, ये बात आप कहते हो और ये बात पूर्व में लिखी गई है, और भूख लगी और भूख के बिना बर्दाश्त नहीं हुआ तो आपने कहा कि लो पहले खाना खा लें फिर आगे कुछ काम करेंगे, तो इस बात को मान लेंगे, ठीक है। तो और कुछ बातें होती करें कि जैसे है, तो फिर आदर्शवादियों में इनसे बहस हुई। कहा कि सभी बातों को तुम थोड़ा ना अनुभव और ज्ञान के आधार पर तुम सही सिद्ध कर पाओगे। मान लो एक बार सूर्य से पृथ्वी की दूरी नाप ली गई तो तुम बार बार नापते रहोगे क्या? आदर्शवादी तो पूर्व स्थापित मूल्यों को स्वीकारता देते हैं ना। तो यहाँ पर उनके बीच में ये विचारधारा। फिलहाल इस विचारधारा से हम क्या लिख सकते हैं? इस विचारधारा से हमने लिया कि प्रयोजनवाद के आधार पर
क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली एक्टिविटी स्कूल सिस्टम हमने यहाँ से आरंभ किया, और इस विचारधारा को ध्यान में रखते हुए कि बच्चों को इसी पर आधारित प्रोजेक्ट मेथड भी जॉन डीवी के शिष्य थे किलपैट्रिक, उन्होंने शिक्षण विधि एक दी, प्रोजेक्ट मेथड या प्रायोजना विधि भी उसे कहा जाता है, इस नाम से पूछी भी जा चुकी है। ठीक है, तो इस आधार पर एक शिक्षण विधि भी बनी, और हम इस आधार पर अनुभव आधारित ज्ञान बालक को हो, इस विचारधारा से हम इस बात को लेकर के अपना शिक्षण कार्य आगे बढ़ते हैं। एक और अंतिम विचारधारा है, उसके बाद मैं विशेषताएं आपको बताऊंगा। बहुत धैर्य से, बहुत थोड़ा सिटिंग कैपेसिटी बनाइए, बैठने की क्षमता बनाइए किसी भी बात को पढ़ने स्वीकार समझने के लिए। ठीक है, 10-5 मिनट में कोई चीज़ है कि 5 मिनट में शिक्षण क्षमता खत्म, वो फिर खत्म है समझो, उससे आप प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे परीक्षाओं में। थोड़ा सा इसको खाली करिए दिमाग को, और बैठने की समझने की क्षमता, चर्चा परिचर्चा का एक माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। अस्तित्ववाद एक विचारधारा आई। अस्तित्ववाद विचारधारा क्या कहती है? यहाँ पर अस्तित्व से संबंधित इसका प्रमुख इनके रहे किरकेगार्ड हैं। पूरी तरीके से ये व्यक्तिवादी है, मैं हूँ तो हूँ, मेरी मान्यता है तो है, समाज की मैं अपना काम बनता, भाड़ में जा जनता, ऐसा कुछ इनका मानना है। तो फिलहाल ध्येय वाक्य इनका क्या है कि मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा अस्तित्व है। ये टैगलाइन परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है, अगर आपके यहाँ भी आती है तो आप इसको आप कह सकते हैं। नवीन विचारधारा है, प्रश्न बन सकते हैं। पूर्णतः व्यक्तिवादी विचारधारा है। पूर्णतः व्यक्तिवादी विचारधारा प्रकृतिवाद भी है, ये भी है। ठीक है, व्यक्तिवाद है, मूल मंत्र इनका है स्वयं को जानो। शिक्षक का कर्तव्य है कि छात्रों को मौलिकता, सृजन, मानवतावादी दृष्टिकोण उत्पन्न कराने में सहायता प्रदान करे। तो फिलहाल हम अस्तित्ववाद से जिस विचारधारा को, जिस बात को अपने हम कार्य व्यवहार में शामिल कर सकते हैं, वो ये है कि बच्चों का एक बच्चे को बच्चा समझना चाहिए, और बच्चे को बच्चा समझते हुए उसको अपने आप कुछ ज्ञान का सृजन, अपने आप वो कितना काम कर सकता है, इसके अवसर भी उसे उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इस प्रकार से 3-4 प्रकार की विचारधारा मैंने आपको बताई। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और अस्तित्ववाद। यानी अर्थ देखा कि ये काम क्या है, शिक्षण यानी टीचिंग काम क्या है, उस टीचिंग वर्क को ध्यान में रखते हुए जो टीचर है, जो जिस काम को जो कर रहा है, वो व्यक्ति किन किन बातों से प्रभावित हो सकता है और किन किन बातों को अपनी प्रक्रिया में शामिल कर सकता है। फिर आगे मैं आपको बताता हूँ कि एक टीचर क्लास में खड़े होकर 45 आधे घंटे 1 घंटे की जो क्लास है उसकी, वो जब किसी बात को बता सुना रहा होता है तो उसके कार्य व्यवहार में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उन विशेषताओं को शिक्षण की विशेषताओं के नाम से हम देखते हैं। और परीक्षा में ये सभी विशेषताएं निम्नलिखित में से शिक्षण को कौन सा बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित करता है, ऐसे स्टेटमेंट में से ली गई हैं, तो पूछी जा सकती हैं। और परिभाषाएं भी कई बार कई जगहों पर पूछी गई हैं, उन सभी को मैंने मिक्स करने का प्रयास किया। चलिए, अब एक शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते आप क्लासरूम में पहुँचे और पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। पूरी तरीके से सबसे पहली शर्त कहा गया कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। सबसे पहला एक कोई उद्देश्य था आपको उस बात को बताने का। ऐसा नहीं कि आए हो क्या पढ़ना है भाई बताओ, आज क्या पढ़ोगे, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, चलो हटाओ रहने दो, ऐसा नहीं करना। उद्देश्य बनाकर आए हैं कि फला 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 टॉपिक मैं आज कंप्लीट करूंगा, और इस बात से संबंधित बच्चे इस बात व्यवहार को सीख चुके होंगे मेरे आधे घंटे 45 मिनट के लेक्चर के बाद। B.O. स्मिथ साहब ने इसको अपनी परिभाषा में बताया भी है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, तो उद्देश्य के साथ इस बात को सबसे पहला कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए आपको बताने। कोई कार्य शिक्षक अगर बता रहा है, कोई बात आपको बता रहा है, तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य है, कोई ना कोई आपके कार्य व्यवहार में वो परिवर्तन लाना चाहता है, इसीलिए वो आपसे ऐसी बात कह रहा है। तो पहली बात कि यह उद्देश्यपूर्ण दिशा है या उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरी बात, शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कहा जाता है। बौद्धिक ज्ञान का आदान प्रदान है, और इस मतलब क्या है कि मशीन नहीं है बच्चे कि उसको बार बार अभ्यास ऐसे ऐसे घुमाते रहो और उसको बार बार बताते रहो, 100 बार बता दिया और वो फिर रट गया। वो अपना दिमाग भी चलाना सीख जाए, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। ठीक है, कार्य व्यवहार को करते समय अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करे। ऐसा नहीं कि यहाँ उसको बताया गया ऐसा कोई कंडीशन दी कि उसी कंडीशन में उसको वैसा व्यवहार करना है,
पता चला वो चीज़ न सेट हो पाए। मान लो आपको लिफ्ट में चढ़ने उतरने की बात एक बार बता दी गई है और आपने फला बटन दबाया, चढ़ गए, बैठ गए, और फिर पहला बटन दबाया, बंद हो गया, पहुंच गए। मान लो फंस गई मशीन, तब क्या करोगे? तब तो थोड़ा सा आपके अंदर बुद्धि होनी चाहिए ना कि चारों तरफ देखोगे कहीं पर आवश्यक सेवाएं या इमरजेंसी सेवाएं ऐसा शब्द लिखा हो, उसको पढ़कर आप उसका जवाब दें। तो ऐसा लायक बालक को बनाना कि वो अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना भी सीख सके। और ऐसा इसीलिए मैं प्रयास करता हूँ कि थोड़ा सा लेक्चर बड़े ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होनी चाहिए। आप खुद में सोचने समझने की योग्यता आप में विकसित हो जाए, मेरा ऐसा मानना, ऐसा मेरा मन होता है कि ऐसा मेरा उद्देश्य होता है कि आप भी उसी रूप में सीख सकें। तो फिलहाल शिक्षण के दो मूल प्रतिरूप देखे जाते हैं। ठीक, एक तो हमने देखा टीचर सेंटर और दूसरा देखा स्टूडेंट सेंटर, यानी बाल केंद्रित शिक्षा। दो व्यवस्थाएं हमने देखी। फिलहाल एक ही क्लासरूम में दोनों व्यवस्थाएं कैसे देखते हैं, मैं एक सिंपल डेली वाले आपको उदाहरण बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कब? जब शिक्षक शुरू में पढ़ाना शुरू करता है तो वो कंटेंट को प्रारंभ करता है आपसे उदाहरण के माध्यम आगमन से पढ़ाया या निगमन से पढ़ाया, निगमन विधि का प्रयोग किया या आगमन विधि का प्रयोग किया। पढ़ाना जब उसने एक बार प्रारंभ कर दिया, वो एक समय ऐसा होता है जहाँ पर शिक्षक बोलता है, शिक्षक बातों को बताता है। उस समय यदि आप टोकते हैं तो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रेजेंस ऑफ माइंड की होती हैं, वो तत्काल आ जाती हैं दिमाग में और आपको बता देते हैं। अगर आप बीच बीच में टोकेंगे तो फिर डिस्टर्ब होगा। एक बार टीचर का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है तब आपसे वो कहता है कि हाँ, अब आप पूछिए कि आपको इसमें क्या क्या समझ में नहीं आया। तो एक ही समय में आपने दोनों रूप देख लिए कि एक जगह पर टीचर सेंटर था एक समय, अब एक सेशन ऐसा आया है जहाँ पर स्टूडेंट्स अपने सवाल पूछ रहे हैं। स्टूडेंट कह रहे कि सर फला बात तो आपने बताई, फला बात में फला चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, तो वो फिर से बताने का प्रयास करता है। फिर से बताते समय हो सकता है वो कोई कुछ और नवीन विचारधाराएँ लेकर के आए, उसको नए उदाहरण लेकर के समझाने का प्रयास करे। ठीक है, तो फिलहाल ये इसके दो मूल प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। ऐसी ही बात को ध्यान में रखते हुए इसको द्विध्रुव या त्रिध्रुव प्रक्रिया भी कहा जाता है। द्विध्रुव प्रक्रिया यानी शिक्षक और छात्र द्विध्रुव या टू पोलर एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं एडम साहब। ठीक है, पूछा जाता है कई बार कि शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कौन कहते हैं, तो टू पोलर सिस्टम या द्विध्रुवी प्रक्रिया कहा एडम्स महोदय ने। और त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा कि शिक्षक, छात्र और पाठ्यवस्तु, पाठ्यक्रम पढ़ाएगा क्या, बैठ के एक दूसरे का शक्ल थोड़ा ना देखना है, कुछ कंटेंट भी तो देगा। तो ऐसी बात करते हैं कौन? जॉन डीवी साहब कहते हैं। ठीक है, अच्छा बात। चलिए अब आगे की बात आ गई, शिक्षण के विभिन्न स्तर हैं। क्या है? शिक्षण के विभिन्न स्तर हैं। मैंने आपको बताया था कि आप प्राइमरी लेवल पे पढ़ा रहे हो, आप थोड़ा सा हायर लेवल पढ़ा रहे हो, आप अपर लेवल पढ़ा रहे हो, वो बात तो अलग अलग टीचर की होगी। एक ही जगह पर एक ही क्लास में आप क्या करते हो, पहली चीज़ों को बताने का प्रयास करते हो, तो वहाँ पर चीज़ें बच्चों को याद हो सकें। पहला लेवल तो यही है ना, बालक को अगर आप अक्षर ज्ञान करा रहे हैं तो आपने कहा सीखा भी है कि सबसे पहले वो बोलना सीखता है, सुनना, बोलना। ठीक है, फिर बोलने के बाद फिर आपका लिखना पढ़ना, पहले पढ़ना फिर लिखना। ठीक, इसके बाद ऐसा क्रम आप लेते हो। तो इससे स्तर पर पहले आप बालक को ऐसे लेवल पे लाते हो कि जहाँ पर वो सुने के बाद सोच सके, और सोचने के बाद उसको दूसरी परिस्थिति में रख दो तो वो अपना दिमाग चला सके। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है ना, पूर्व में बता चुका मैं। तो शिक्षण के विभिन्न स्तर भी हैं। कौन कौन से स्तर हैं? ज्ञान और बोध और चिंतन स्तर, वो मैं आपको अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने उस पर काम किया है, तो अलग से आज के ही लेक्चर में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। अगली बात, शिक्षण पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के अनुसार होता है, और ऐसा अनुसार होना भी चाहिए। अब आपको मैं यहाँ पर पढ़ाने बैठा हूँ तो मैं एक सिलेबस आपके मेरे दिमाग में है, मैं उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए प्रयास में हूँ। कौन सा सिलेबस है? सिलेबस है आपके जो सीटेट या टेट के एग्ज़ाम में जो प्रश्न या जो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो जो सिलेबस है उस सिलेबस को मैं ध्यान में रखते हुए आपको बताने का प्रयास करूँ। आप भी क्लासरूम में पहुँचे, कक्षा 3 में पहुँचे पढ़ाने के लिए, आप कक्षा 10 की बातें बच्चों को बता रहे हो, क्या समझ में आएगी क्या? नहीं, आप तो आउट ऑफ द सिलेबस या आउट ऑफ द ट्रैक चल रहे हैं। उद्देश्य बनाकर आए थे कि नहीं हम बिल्कुल आज इनको यही सिखा देना, लेकिन क्या कौन सा उद्देश्य बनाकर लाए हो? तो उद्देश्य कैसा बनना चाहिए? पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के अनुसार ही बनने चाहिए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। शिक्षण यानी टीचिंग
लर्निंग, इंस्ट्रक्टिंग, ट्रेनिंग यानी शिक्षण, अधिगम, अनुदेशन, प्रशिक्षण इत्यादि का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ, कई जगह पर हम टीचिंग, अधिगम क्या है, व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन, उस व्यवस्था के लिए जो व्यक्ति वह व्यवस्था कराएगा वह शिक्षक कहलाएगा, जिसको उसमें आप उसको कुछ निर्देश भी देने होते हैं, कुछ शारीरिक प्रशिक्षण भी उसको देना होता है। वो सब बातें लगभग हम शिक्षण के क्षेत्र में ही बोल देते हैं। अगली बात आई और बहुत महत्वपूर्ण बात आई, जिसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। जब लिखा होता है कि निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण की विशेषताएं हैं, और ये बात जब लिखी होती है तो लोग कहते हैं नहीं ये कैसे हो सकता है, अभी तो सर ने बताया कि ये परम पवित्र है, परम हिताय और सर्वश्रेष्ठ कार्य है, तो इसको व्यवसाय कैसे कह लें। कहा गया शिक्षण एक, यहाँ पर एवं लिख गया है, एक है शिक्षण एक समव्यवसाय या वृत्ति है, एक प्रोफेशन है। जैसे एडवोकेट या एडवोकेसी एक प्रोफेशन है, एक डॉक्टर का डॉक्टरिज्म एक प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन है। तो इसी तरीके से टीचिंग भी एक प्रोफेशन है, टीचर भी एक व्यवस्था, एक व्यवसाय या सम व्यवसाय के माध्यम से बालकों को, उसके लिए भी प्रॉपर, जैसे डॉक्टर बनने के लिए प्रशिक्षण देना पड़ता है, अवसर देने पड़ते हैं, परिस्थितियाँ बनानी पड़ती हैं, उसी तरीके से इंजीनियर को भी प्रशिक्षण देना पड़ता है, उसी स्थिति से उसको कार्य कराए जाते हैं। इसी प्रकार शिक्षक को भी शिक्षक बनने के लिए अब ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग करने के लिए आपको प्रैक्टिकल करने के लिए 1 महीने 2 महीने की टीचिंग कराई जाती है, उसके बाद आप परिपक्व रूप से पढ़ाने के लिए मैदान में आते हैं। बाकी तो पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। इस तरीके से इसको प्रोफेशन भी कहा जाता है। अब आगे की बात आई, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। इट्स अ साइंस ऑल्सो आर्ट, ठीक है, एज वेल एज आर्ट। तो विज्ञान क्यों है? विज्ञान क्योंकि आपने ऊपर की बातें लिखी कि आपका पाठ्यचर्या उद्देश्यपूर्ण और इन सब बातों को उद्देश्य के साथ आए हो व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए, तो एक क्रमबद्ध रूप से आपको चीज़ों को बताना पड़ेगा। परंतु कला भी है, स्टाइल भी है। तमाम शिक्षकों के उसी कंटेंट को पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं ऐसी स्टाइल से पढ़ाते हैं कि पूरी मज़ेदार, वो पूरा सेशन 45 मिनट का कब ख़त्म हो जाता है कुछ समझ में नहीं आता। हंसी के साथ भी और कंटेंट भी पूरी तरीके से जैसे लग रहा है ये तो सब काम मैं व्यवहार में करता हूँ, यही बातें हैं क्या। इस तरीके से एक आर्ट भी है। ये टीचिंग इज ऑल साइंस एज वेल एज आर्ट, ठीक है। तो शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अंतिम बात मैं आपको बताऊं कि प्राथमिक स्तर पर इस बात को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, जो कि परीक्षा में पूछी भी गई। जैसा आप देख रहे हैं सीटेट 2011 में कि प्राथमिक स्तर पर सब बातें ठीक है, आपको ज्ञान का बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा उत्साह है, परंतु प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता है। क्योंकि भैया समझो बात को कि आप उसको पढ़ाने जब जा रहे हो, 3-5 वर्ष का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, कक्षा 1 में है, 6 वर्ष का होगा, ठीक। आप उसको कोई बात बताने जा रहे हो तो वो उसके लिए पहली बार है भाई, पहली बार वो सुन रहा है। आप अपनी उम्र के हिसाब से 20, 22, 25, 30 साल जितने साल के हो तो आप सोचते ये मुझे आता है तो इसको क्यों नहीं आता, 2 घंटा आप खींच मारते हो। इतनी देर से समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा। आपको कितनी देर बाद समझ में आया था भाई? आप तो 22 साल के 25 साल के हो गए, तब तक आपको नहीं समझ में आई है, अभी तक उसको आप अपडेट कर रहे हो। तो वो 6-7 साल का बच्चा, उसको तुम काहे थपड़ी आए हो, है बताओ भाई। तो यहाँ पर बहुत धैर्य, बहुत दृढ़ निश्चय होना आवश्यक है। ऐसे ऐसे शिक्षक आप सरकारी नौकरी में जब जाएंगे और देखेंगे कि ऐसे क्षेत्रों में आपकी ड्यूटी लग जाएगी जहाँ पर ए मास्टर साहब क्या पढ़ाए हो तुम, कुछ हमारा लड़का सीख नहीं पा। आप मास्टर साहब बेचारे जूझे हैं, पढ़ा बहुत ही दूर से आते हैं, साधन भी नहीं मिलता है, पहुंच भी जाते हैं, उसके बाद वो बकरी खोले लिए चला रहा है कि काहे मास्टर साहब हमें लड़के मारे। तो बहुत धैर्यता से उसको जवाब देना है और बहुत दृढ़ निश्चयी होना है, ठीक है। तो ऐसे बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, मजाक की बात नहीं है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस सब विशेषताओं का पढ़ा। फटाफट स्तर और चर देख लेते हैं, प्रश्न आते हैं और फिर अपना सेशन आज का कंप्लीट करते हैं। शिक्षण के 3 स्तर हैं, 3 लेवल पर आप पढ़ाते हैं, 3 लेवल की बात होती है। 3 स्तर हैं, कौन कौन से? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। मेमोरी लेवल और आपका इंसाइट लेवल और आपका चिंतन यानी समस्या समाधान से संबंधित है, ठीक है, थिंकिंग लेवल।
स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक हर्बर्ट महोदय को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान से रखिएगा। स्मृति स्तर हर्बर्ट महोदय शिक्षण का प्राथमिक चरण है, जहां पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूलतः उद्दीपन अनुक्रिया पर आधारित होती है। जैसे ए फॉर एप्पल, उद्दीपक देखा और अनुक्रिया किया, याद करा दिया। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ऐसा रटाना वाला काम है फिलहाल यहाँ पर, ठीक है, याद कराने वाला काम हो रहा है। तो यहाँ पर स्मृति स्तर की बात होगी। दूसरा है अवबोध स्तर की बात है। अब यहाँ पर समझना कि ए फॉर एप्पल जब उसने पढ़ा है तो घर में जब गया और उसकी फ्रिज में एप्पल रखा है तो उसने देखा अच्छा दिस इज ए फॉर एप्पल, एप्पल है ये तो, ठीक। तो अब यहाँ पर उसकी समझ की बात आएगी। मुख्य प्रस्तावक इसके मॉरिसन है। मेमोरी प्लस इंसाइट लेवल की बात हो रही है कि बच्चों को आप इस लेवल पर जब सिखाएंगे तो याद जो है और समझने के साथ याद करना। मेमोरी प्लस इंसाइट, सूझ के साथ, समझ के साथ याद करना। विषयों में दक्षता प्राप्त करने एवं सामान्यीकरण की क्षमता को विकसित करना। दक्षता का मतलब विषय समझ जाए, सामान्यीकरण का मतलब कि जो मैंने पढ़ा है ये वही है। तो फ्रूट पढ़ा तो फ्रूट एप्पल भी है और ऑरेंज भी है, बनाना भी है, इस तरीके की योग्यता वो समझ में आ जाए, उसको बुद्धि उसकी काम करे। तो ये लेवल हो गया एक अवबोध स्तर, जिसके प्रतिपादक कौन है साहब? आपके मॉरिसन है। स्मृति स्तर के हर्बर्ट हैं, अवबोध के मॉरिसन है। चिंतन स्तर के प्रस्तावक कौन है? हंट महोदय। मुख्य प्रस्तावक, स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़िएगा, मैं आपको PDF दूंगा, पूरा सिलेबस दूंगा। मैं अखिलेश प्रताप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन, पिछले 3-4 सालों से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो DLED और शिक्षा शास्त्र विषय को पढ़ाता हूँ। मैंने अपने माध्यम से तमाम अच्छी किताबों का प्रयोग करते हुए आपके लिए पूरे नोट्स बनाए हैं। बिल्कुल चिंता मत करिए, पूरा आप डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है, आप आराम से पढ़िए, परीक्षा पास कर जाइएगा और उस समय याद करिएगा। बस वही मेरी फ़ीस होगी कि कहीं पढ़ा था और वो बातें आप किसी को रेफ़र कर देंगे कि हाँ वो चीज़ें, वो लेक्चर, वो चैनल वहाँ पढ़िए, बस वही मेरी फ़ीस हो जाएगी। चलिए, तो चिंतन स्तर की बात आई। अब आप दूसरे तीसरे या फिर 15 दिन बाद जब आप उसी बात को पढ़ा रहे हो या फिर दूसरी तीसरी क्लास में आप पढ़ा रहे हो, तो अब बच्चे के बात है, ये शिक्षण का उच्चतम स्तर है। फिलहाल कहीं पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। आप एक ही बात को स्मृति के लेवल पर भी बता सकते हो, एक बात को अवबोध स्तर पर बताते हो और एक बात पर चिंतन स्तर आता है। तो शिक्षण का उच्चतम स्तर है। शिक्षण का पूर्णतः समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है, ठीक है। कक्षा का वातावरण खुला और स्वतंत्र होता है, जहाँ पर आप जैसे आप इस बात को समझने के लिए सीधे आप पाठ खत्म होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है, पीछे प्रश्न लिखे होते हैं। पहले प्रश्न लिखे होते हैं कैसे? पहले प्रश्न लिखे होते हैं विकल्पीय वाले, बहुविकल्पी वाले, आपने देखा और चुन के बता दिया, स्मृति स्तर हो गया। अवबोध स्तर पर आपको लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, लघुत्तरी होते नहीं होते, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, उस पर आपका कितना आपने समझा है थोड़ा सा वो आपसे पूछ लिया जाता है। चिंतन स्तर वाले आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं, या आपसे कहते हैं कि मान लीजिए मेला आपने बच्चों को पढ़ाया, फेयर मेला पढ़ाया, तो मेला क्या है, कितने प्रकार के मेले भारत देश में लगते हैं, इन सब चीज़ों को आपने याद करा दिया। अब आप उससे कह रहे हैं कि मान लीजिए आपको कोई पुस्तक मेला आयोजित करना है, या आप किसी मेला कमेटी के आयोजक हैं, सदस्य हैं, तो आप मेले की व्यवस्था कैसे करेंगे? तो अब उसको ये प्रयोग करना पड़ेगा, चिंतन, उस कंडीशन में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर उसके अपने अपने तमाम बच्चों के अलग अलग सवाल का जवाब होगा। बहुविकल्पी वाले में एक जवाब होगा, सबका एक जवाब होगा, अन्यथा जवाब गलत हो जाएगा। लघुत्तरी में भी लगभग समान उत्तर होंगे, अन्यथा बातें गलत हो जाएंगी। परंतु चिंतन स्तर पर बच्चों के अलग अलग बातें, विचार देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि एक चुटकुला मैं आपको सुना दूं, क्योंकि समय काफ़ी हो गया, लेकिन फिर भी कहा कि एक शिक्षक ने छात्र से कहा कि भैंस पर निबंध लिख कर लाना, ठीक है। उसको समझ में आ गई बात, भैंस पर निबंध लिख कर ले आया। तो अगले दिन जब क्लासरूम में टीचर ने चेक करना शुरू किया, तो सभी शिक्षकों बच्चों का जब चेक हो गया तो उस बालक से कहा कि तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? तो कहा सर मेरा होमवर्क तो बाहर खड़ा है। तो कहा बाहर खड़ा है कैसे? तो कहा सर आप चलिए दिखाता हूँ। तो उस पर उसने भैंस लाई और उसके पीठ पर लिखा था निबंध। तो कहा कि ये क्या है? तो कहा सर आप ही ने तो कहा था भैंस पर निबंध लिख कर लाना है, तो मैंने भैंस पर निबंध लिख दिया। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के चिंतन, भाई उसका समझ है, उसने विचार किया और यूनिक काम किया है, ठीक। इस तरीके का भी कार्य व्यवहार आपको देखने को मिल सकता है इस लेवल पर, ठीक है। चलिए आखिरी कंटेंट मैं आपको बताता हूँ, फिर अगले लेक्चर में, अगले वीडियो सीरीज में मैं आपको अलग बात बताने का प्रयास करूँगा। शिक्षण के 4, जैसा कि उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, इसलिए मैंने जो उद्देश्य आपसे आज बनाया था
कि आपको इतना बता दूंगा, तो उन्हीं बातें आपको कवर करता हूँ। शिक्षण के चर वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन लोग हैं जो प्रभावित होते हैं और प्रभावित करते हैं, ये मतलब है इसका। इस पूरी एजुकेशन प्रोसेस में या इस पूरी टीचिंग प्रोसेस में कौन कौन लोग सम्मिलित हैं और किन किन माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वो उसके वेरिएबल होते हैं। चर अचर आपने पढ़ा होगा, चर का मान क्या है कि एक्स वाई जेड रख दिया जाता है और एक्स बराबर फला मान आ गया, तो ये जिसका मान बदलता रहे वो आपके चर राशि है। जैसे कहता है ना, भैंस है चर रही तो घूम रही, ठीक है, तो जिसका मान बदलता रहे वो चर है। अचर राशि कौन सी है, 10 लिख दिया, वो मान बदलना नहीं है, तो जिनका मान नहीं बदलता, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। फिलहाल यहाँ भी क्या है, ये सोशल साइंस है। शिक्षक कल दूसरी तरीके से पढ़ा रहा, दूसरी तरीके से पढ़ रहा, कल बच्चा कल बहुत सक्रिय होकर सीख रहा था, आज बहुत थोड़ा सा डल है, क्यों नहीं सीख रहा। तो यहाँ पर मान बदलते, व्यवस्थाएं, अवस्थाएं, स्थितियाँ बदलती रहेंगी, इसीलिए इसको चर नाम दिया गया है। और कहा गया शिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका मूल तत्व संचार है, कम्युनिकेशन जरूर होना चाहिए। शांत बैठे हो, परीक्षा चल रही है, तब भी क्लासरूम में लोग करेंगे, तब क्या है कि लिखित संचार चल रहा है, ठीक। मुख्यतः 3 प्रकार के चर माने जाते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और हस्तक्षेपी चर। क्या होते हैं स्वतंत्र चर? कौन होता है स्वतंत्र चर? फिलहाल तो ये अनुसंधान का शब्द है, रिसर्च में हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं। स्वतंत्र चर वो होता है कि जिस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, और उस व्यक्ति पर, यानी शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों में, कल दूसरे शिक्षण विधि से पढ़ा रहा था, अगला दिन आया अगली शिक्षण विधि से पढ़ा है, ठीक है, तो अपनी शिक्षण विधियों पर प्रयोग कर रहा है और उस प्रयोग का असर जिस पर पड़ रहा है वो आश्रित कहलाता है। स्वतंत्र चर पर शोध किया जाता है, स्वतंत्र चर की स्थितियों का प्रभाव आश्रित चर पर पड़ता है, स्वतंत्र चर के व्यवहार का प्रभाव आश्रित चर पर पड़ता है। इस माध्यम से कह सकते हैं कि शिक्षक एक स्वतंत्र चर है जिसमें हम स्थिति परिस्थिति का बदलाव करके, उसकी शिक्षण विधियों, उसके व्यवहार का बदलाव करके प्रभाव छात्रों के ऊपर देखते हैं, और छात्रों को इसलिए हम आश्रित चर की श्रेणी में रख सकते हैं। हस्तक्षेपी चर तमाम हैं, कुछ ऐसे इंटरवीनिंग वेरिएबल्स भी होते हैं जिनका प्रभाव छात्रों के ऊपर पड़ता है। पाठ्य वस्तु को भी हम उस श्रेणी में रख सकते हैं, और अन्य माध्यम भी जो उस प्रक्रिया में इंटरवीन करते हैं, वो कंटेंट भी, वो वेरिएबल्स भी इस शिक्षण प्रक्रिया में हस्तक्षेपी चर, विद्यालय का वातावरण, माहौल, इस तरीके की चीज़ों को हम हस्तक्षेपी चर में रख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा, वीडियो लंबा ज़रूर हुआ है, लेकिन मेरा प्रयास ये रहा कि मैं ये प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया को एक 10-5 लाइन में बता देने भर से काम चलने वाला नहीं है। अगर आपको अच्छा समझ में आया होगा तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, तो आपको और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा ब्लूम टैक्सोनॉमी, शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण, फिर चीज़ों को धीरे धीरे सूक्ष्म शिक्षण भी पढ़ाना है, अन्य बातों को, शिक्षण विधियां मैं आपको लगभग सारी जितनी परीक्षा में आ चुकी हैं वो बता दूंगा, और आपके सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास और कार्य पूर्ण करूंगा। उसके बाद देखेंगे प्रैक्टिस, जिस हिसाब से आप लोग कहेंगे तो पूर्व की परीक्षाओं के प्रश्नों को हम लोग हल करने का भी कार्य करेंगे। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब पढ़ेंगे शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण या ब्लूम टैक्सोनॉमी। तब तक के लिए भारत माता की जय।